आज के इस सत्र में हम लोग इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण निबंध जो है इतिहास के डायमेंशन से संबंधित निबंध को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये निबंध एक तरह से यूपीएससी में पूछा हुआ है, जो कहता है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिकॉर्ड ट्रुथ, है ना। इतिहास हमेशा सत्य का निरूपण करता है, यानी इतिहास जो है सत्य को रेखांकित करता है। अब इसमें जब हम निबंध लिखने जाएंगे तो पहला चीज तो है कि आपको इतिहास और इतिहास में सत्य का किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है, सत्य को किस तरह से अभिव्यक्त किया जाता है, इस पे आपको लिखना है। तो लिखना है तो सबसे पहला जो काम करना है कि आपको क्या करना है कि इतिहास क्या है, यहां से शुरू करना। ठीक है। अब देखो, इतिहास की कई अलग अलग परिभाषाएं दी जाती है, लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं उसके अनुरूप आप इसके फॉर्मेट को तैयार करेंगे तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें आप शुरू करेंगे इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच संवाद है। राइट। आप यहां से लिखें अतीत एवं वर्तमान के बीच संवाद है। और ये अतीत एवं वर्तमान के बीच जो संवाद है, ये संवाद ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर होता है। राइट। किसके आधार पर किया जाता है? ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर ये संवाद किया जाता है। यानी ऐतिहासिक जो स्रोत है, इसको इतिहास का रीढ़ कहा जाता है। ये क्या है? इतिहास का रीढ़ है। यह है बैकबोन ऑफ हिस्ट्री, इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ हिस्ट्री। और बैकबोन ऑफ हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है कि स्रोत पर आधारित इतिहास सत्य को अभिव्यक्त करता है। राइट। यानी अगर एविडेंस है ना, तो एविडेंस पर आधारित जो घटनाएं हैं, जो तथ्य हैं, वो तथ्य सत्य होते हैं। और इसी से आगे बढ़ाते हुए आप इस बात को कहेंगे कि इतिहास स्रोतों पर आधारित तथ्यों के आधार पर अतीत के सत्य का निरूपण करता है। राइट। क्यों निरूपण करता है? क्योंकि इतिहास एवं साहित्य में अंतर होता है। राइट। दोनों में अंतर होता है। इतिहास वास्तविकता का वर्णन करता है। राइट। लेकिन साहित्य जो है काल्पनिक होता है।
और चूंकि इतिहास वास्तविकता का वर्णन तथ्यों के आधार पर करता है, इसलिए इतिहास सत्य का निरूपण करता है। राइट? अब इसके आगे जो ऐतिहासिक पद्धति है, राइट, इतिहास में तथ्यों की सत्यता जो है, ये सत्यता जो है ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता, राइट। देखो, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि क्या इतिहास के जो फैक्ट है वो ट्रू है, वो सही है, वो ट्रूथ का एक तरह से एक्सप्लेनेशन कर रही है। तो यहां पर इतिहास में जब आप कहते हैं कि हिस्ट्री ऑलवेज रिकॉर्ड ट्रूथ, तो यहां पर इतिहास में जो वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री है, इस पे आपको फोकस करना है। और ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की जो संकल्पना है, उसमें पहला जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि स्रोत, है ना। तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि इतिहास के जो स्रोत हैं, इस स्रोत के अंतर्गत हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है, राइट, और साहित्यिक साक्ष्य भी है। ठीक है, ये दोनों साक्ष्य है। और पुरातात्विक जो साक्ष्य होता है जनरली भौतिक साक्ष्य होता है ना। ये मटेरियल एविडेंस है, और मटेरियल एविडेंस है तो ये बहुत रियलिटी के करीब होता है ना, यहाँ रियलिटी है। और साहित्यिक साक्ष्य जो है, साहित्य में विवरण है। तो तथ्य जो है सत्य है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जांच परीक्षण करते हैं, राइट, जिसको हम क्रॉस वेरिफिकेशन के रूप में जानते हैं। तो क्रॉस वेरिफिकेशन के रूप में जब हम जानते हैं, यानी साहित्यिक जो साक्ष्य है अगर उसको पुरातात्विक साक्ष्य से प्रूफ किया जा रहा, एक दूसरे से क्रॉस किया जा रहा है, तो इस स्थिति में इतिहास ट्रूथ का निरूपण करेगा, राइट। ये ट्रूथ का निरूपण करता है। और इसके संदर्भ में आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। जैसे आप स्रोत के बारे में अगर आप बात करें कि जैसे मौर्य पीरियड है ना, तो आप हिस्ट्री ऑफ अशोका जो है, यानी हिस्ट्री ऑफ अशोका यानी अशोक के इतिहास को पढ़ते हैं, तो इसके संदर्भ में हमारे पास दोनों ही पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य, और दोनों के बीच जब क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं तो इसी क्रॉस वेरिफिकेशन से जो अशोक के जो अभिलेख है और साहित्यों में जो अशोक की चर्चा है, उसके बीच तदाम्य स्थापित किया गया, और उसके बीच तदाम्य स्थापित करके अशोक के इतिहास को ऑब्जेक्टिवली जो है समझने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ एक तरह से कहा जाता है कि यहाँ ट्रूथ है। उसी तरह से जिस भी कालखंड के संदर्भ में आप देखोगे कि हम तथ्य पर बात करते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक और सभी जो स्रोत है, स्रोत के
जैसे कि आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, स्कल्पचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एपिग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और साहित्य में विवरण जो है डिफरेंट डिफरेंट उसके बीच क्रॉस वेरिफिकेशन करके, या इसी तरह से आप अगर देखो कि धनदेव का अयोध्या प्रशस्ति अभिलेख है और फिर कालिदास का माल विकाग्नि मित्र है, या फिर जो है आपका युग पुराण है, तो या गार्गी संहिता है, तो पतंजलि का महाभाष्य है, तो इन सभी को जब हम एक जगह करते हैं तो हमें इस बात का इंफॉर्मेशन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय अश्वमेध यज्ञ किया गया था। इसी तरह से गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल या दक्षिण भारत के इतिहास को आप देखो तो एक इतिहास में परंपरा है और इसके माध्यम से तथ्यों का जो निरूपण किया जाता है उन तथ्यों को कहा जाता है कि ये सत्य के करीब हैं। दूसरा जो है आपको ध्यान में रखना है कि ऐतिहासिक जो पद्धति है इसमें कार्य कारण, ठीक है, संबंध के परिप्रेक्ष्य में घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। या तीसरा इंपॉर्टेंट है कि हम तुलनात्मक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव मेथड का इस्तेमाल करके, और फिर हम इतिहास के तथ्य को हम स्थापित करते हैं और इसी के आधार पर एक तरह से कहा जाता है कि इतिहास में ट्रुथ जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन यहां इसकी आपको सीमाओं को उद्घाटित करना है। इसकी सीमाएं क्या है? तो पहला सीमाएं तो आपके जो स्रोत है ना, देखो सीमा जो है इसमें चूंकि हमारा जो स्रोत है, सोर्सेस है, दैट इज द बैकबोन ऑफ हिस्ट्री। लेकिन सोर्सेस खुद नहीं बोलते हैं, इतिहासकार सोर्सेस से तथ्यों को निकालता है। तो इसकी सीमाएं क्या है? कि सीमाएं हैं, दोनों ही की सीमाएं हैं। जैसे मान लो कि पुरातात्विक जो आपका स्रोत है और साहित्यिक स्रोत है, इन दोनों की अपनी सीमाएं हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत की जो व्याख्या इतिहासकार करता है, ये व्याख्या कौन करता है? इतिहासकार। और इस इतिहासकार की स्वयं की पूर्वाग्रह होती है ना, इसकी खुद की बायसनेस होगी। तो अगर इतिहासकार पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के अगर पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या करता है और उसके आधार पर तथ्यों का वहां से निष्कर्षण करता है, तो इसके आधार पर लिखे गए इतिहास जो है एक तरह से आपको ट्रुथ को रिकॉर्ड नहीं करेगा, आगे हम देखेंगे। और दूसरा क्या है कि साहित्यिक स्रोत जो है इसकी प्रकृति भिन्न है ना। इसकी प्रकृति मान लो कि धार्मिक स्रोत है ना, तो धार्मिक जो स्रोत है यानी धार्मिक साहित्य है, ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो भी चर्चा है वो उसके केंद्र में धर्म होती है। यानी धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों के व्यवहार की व्याख्या धार्मिक स्रोतों में मिलती है। लोगों का व्यवहार सही है या गलत है, इसका निर्धारण धार्मिक के जो दृष्टिकोण है, जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, उसके आधार पर होता है। तो यहां से आप सही तथ्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और अगर लौकिक साहित्य है तो लौकिक साहित्य में भी कई तरह की प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि अगर राजा ने किसी कवि को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है, तो कवि को संरक्षण प्रदान किया और वह कवि उस राजा के बारे में लिख रहा, जैसे
मध्यकाल में पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई द्वारा लिखी जाती है। ये रासो साहित्य है एक तरह से, और उसके आधार पर पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन करेंगे तो वास्तविकता के आप करीब नहीं जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वहां पर जो लेखक है वो पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के उसका लेखन कर रहा है। या मान लो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राज्य के जो प्रभाव है वो प्रभाव दिखाई देता है, तो उसका मूल्यांकन अगर आप उसी रूप में करने का प्रयास करते हैं तो तथ्य सही नहीं मिलेंगे। या मान लो कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है, ये मेगास्थनीज की इंडिका, अगर उस इंडिका को भी आप देखो तो उस इंडिका में जो मेगास्थनीज लिखता है, चूंकि भारत की भाषा नहीं जानता था, भारत की संस्कृति नहीं जानता था, तो भारत की भाषा एवं संस्कृति नहीं जानने के कारण क्या है कि मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज का विवरण जो प्रस्तुत करता है, उस विवरण के अंतर्गत वह भारतीय समाज को 7 जातियों में विभाजित कर देता है। यानी वह प्रोफेशन को ही जाति की संज्ञा दे देता है, और प्रोफेशन की जाति की संज्ञा अगर दे देगा तो इस तरह तो आपके स्रोत में ही प्रॉब्लम है, यानी स्रोत ही निरपेक्ष नहीं है। तो उस स्थिति में इतिहास हमेशा सत्य तथ्यों का निरूपण कैसे करेगा? यानी पहला तो प्रॉब्लम है स्रोतों के जो नेचर है, उस स्रोतों के नेचर में ही प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पर सीमा क्या है कि देखो इतिहास में जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें इतिहास की बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इतिहास के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण चीज है इतिहास लेखन, राइट। इतिहास लेखन का मतलब क्या है कि घटनाओं का इतिहासकारों द्वारा मूल्यांकन, राइट। और ये जो मूल्यांकन है यही इतिहास की व्याख्या है, राइट। और ये इतिहास की व्याख्या ही इतिहास की रचना या इतिहास की पुनर्रचना है, ठीक है। ये इतिहास की रचना भी हो सकती है, इतिहास की पुनर्रचना भी हो सकती है। तो ये इतिहास की रचना और पुनर्रचना हो रहा है, तो इसमें इतिहासकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। इतिहासकार ही तथ्यों की व्याख्या करता है, और ये तथ्यों की व्याख्या ही इतिहास है। तो इतिहासकार जो तथ्यों की व्याख्या करता है, या इतिहासकार तथ्यों की व्याख्या निरपेक्ष रूप में करता है, ऑब्जेक्टिव रूप में करता है, या इतिहासकार तथ्यों की व्याख्या में अपने पूर्वाग्रह से भी ग्रसित रहता है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इतिहासकार के पूर्वाग्रह क्या हो सकते हैं। तो इतिहासकार का पूर्वाग्रह क्या है कि इतिहासकार भी व्यक्ति है, और व्यक्ति होने के नाते इसके सामाजिक पूर्वाग्रह हो सकते हैं, इसके राजनीतिक पूर्वाग्रह हो सकते हैं, इसके वैचारिक पूर्वाग्रह हो सकते हैं, इसके आर्थिक पूर्वाग्रह हो सकते हैं, राइट। ये किसी न किसी चीज से प्रभावित हो सकता है। या इतिहासकार विशेष इतिहास दर्शन में विश्वास करता है। विशेष इतिहास दर्शन का मतलब क्या है कि आप इतिहास लेखन जो पढ़ते हो, इस इतिहास लेखन में अलग अलग ग्रुप है,
जैसे मान लो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, सबल्टरन, संशोधनवादी। देखो ये टिपिकल जो ये इस पे जो आपको ये लिखा जाएगा, इसका आंसर लिखा जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आप बहुत बेहतर तरीके से आप तभी लिख सकते हैं जब इतिहास के बेसिक आपको पता है। और हमने इसलिए इतिहास वाले टॉपिक को लिया है क्योंकि देखने में मिल रहा कि अधिकांश जगह पर क्या है कि इतिहास के किसी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इतिहास के किसी डायमेंशन से पूछा जा रहा है तो आपको जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी आप ठीक से नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप देखो कि अगर हम 1857 के जो विद्रोह है, आप एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो कि 1857 का जो विद्रोह है, इससे विद्रोह की जो प्रकृति है, इस विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में अलग अलग जो इतिहास लेखन का स्कूल है वो अलग अलग ढंग से इसकी प्रकृति की व्याख्या करता है। क्योंकि साम्राज्यवादी इतिहास लेखन जो है यह कहता है कि 1857 का विद्रोह जो है महज एक सैनिक विद्रोह था, यानी मूल रूप से सैनिकों ने विद्रोह किया था, और सैनिकों के विद्रोह के कारण जब वे अव्यवस्था कायम हुई तो कुछ जनता भी उसमें शामिल हुई, लेकिन इसकी प्रकृति जो है मूल रूप से क्या था, एक तरह से सैनिक विद्रोह की थी। उसी पर जब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के अंतर्गत वीडी सावरकर लिख रहे हैं तो वीडी सावरकर जो है इसको क्या कह रहे हैं, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, राइट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और उसी समय डिज़रायली जो है ब्रिटेन के जो है विरोधी दल के नेता थे, उन्होंने ब्रिटेन के कॉमन सभा में ये प्रश्न पूछ डाला कि कहीं हम राष्ट्रीय विद्रोह का सामना तो नहीं कर रहे हैं भारत में। और उसी समय कार्ल मार्क्स जो लिख रहा वो कह रहा कि भारत में अंग्रेज राष्ट्रीय विद्रोह का सामना कर रहे हैं। अगर इसी को आगे बढ़ा के देखोगे तो मार्क्सवादी क्या कह रहे हैं कि 1857 का विद्रोह जो है एक तरह से शोषक और शोषितों के बीच का यह संघर्ष है, क्योंकि इसमें किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और किसानों ने अपने शोषण के खिलाफ जो है इसमें भूमिका अदा की थी। और जो सबल्टन ग्रुप है ये कह रहा कि जन विद्रोह है, इसमें जनता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और जनता ने परंपरागत जो हथियारों से इस संघर्ष में अपनी भूमिका अदा की। और संशोधनवादी जो है उसमें संशोधन करते हैं, सबको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इतिहास में तथ्य सही है या गलत है, तथ्य को जिस रूप से हम लोग देखते हैं, तो इतिहासकार जिस रूप में तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं उस प्रस्तुत किए हुए तथ्य को हम लोग पढ़ते हैं, इन्हीं के द्वारा तथ्य को प्रस्तुत किया जाता है। और चूंकि इनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं, राइट, और इनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं तो उस पूर्वाग्रह के आधार पर जो इतिहास हमें पढ़ाई जाती है, जो इतिहास हमें दिखाई जाती है, उसमें हमेशा सत्यों का निरूपण नहीं होता है, सत्य हमेशा ट्रूथ की चर्चा नहीं होती है। क्योंकि कई बार क्या है कि इतिहास का वर्तमान के दृष्टिकोण से इस्तेमाल भी किया जाता है, इतिहास का वर्तमान के दृष्टिकोण से इस्तेमाल, है ना। जैसे आप देखोगे कि जब भी सरकारें बदलती है, अन्य चीज की
किताबें उतना बदले या न बदले, लेकिन इतिहास की जो पुस्तकें होती है वो बदलती है, और इतिहास में सत्ताधारी जो वर्ग होता है वह अपनी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास करता है, और उसकी विचारधारा उसमें स्थापित होती है। क्योंकि देखो, वर्षों से हम लोग क्या पढ़ते आए कि आर्य जो है विदेशी हैं, वो मध्य एशिया से भारत में आए। हो सकता है यह भी एक तरह का पूर्वाग्रह हो, लेकिन हम लोग वर्षों से इस बात को पढ़ते आए हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत में आए हैं। लेकिन अब नए जो इतिहास लेखन है, जिसमें आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की जो नवीन पुस्तक आई है, उस नवीन पुस्तक में इस बात पर बल दिया गया है कि आर्य जो है भारत के मूल निवासी थे। ठीक है, तो आप देखिए कि एकदम पूरा उलट गया, इतिहास की आपकी पूरी अवधारणा ही उलट गई। आप किसको सही तथ्य मानेंगे? पहले से जो आप इतिहास पढ़ रहे थे, क्या वह तथ्य सही था, या वर्तमान में जो चीजें आ रही है क्या वह तथ्य सही है? इसलिए इतिहास में जिन बातों की हम चर्चा करते हैं कि इतिहास हमेशा सत्य तथ्यों का निरूपण करता है, ये पूरी तरह से सही नहीं है, राइट? और पूरी तरह से सही नहीं है तो हमको इसका जो सीमा है उन सीमाओं को निरूपित करनी है, और उन सीमाओं को निरूपित करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें निष्कर्ष में थोड़ा सा सतर्क आपको रहना है। निष्कर्ष में ये सतर्क ये रहना है कि इतिहास को पूर्वाग्रह रहित बनाकर इसके माध्यम से सही तथ्यों का निरूपण किया जा सकता है, राइट? लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों की सत्यता की अपनी सीमाएं हैं, और इन सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि इतिहास के तथ्य जो है, इतिहास के तथ्य पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं, पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं, लेकिन इतिहासकारों से वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा है, सत्यता की अपेक्षा है। इस तरह से आप इन चीजों को लिख सकते हैं।